Assalamu alaikum. Welcome to Chemistry. In the previous video, we have discussed about the rules of resonance. In this video, we will discuss about resonance energy. What is the resonance energy? It's the difference between energy of most stable contributing structure and the actual molecule or hybrid is called resonance energy. सो रेजोनेंस एनर्जी सिंपली एनर्जी डिफरेंस है मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के दरमियान और एक्चुअल मॉलिक्यूल या फिर हाइब्रिड मॉलिक्यूल के दरमियान। इस एनर्जी डिफरेंस को, इस रेजोनेंस एनर्जी को कुछ और नाम भी दिए जाते हैं। आल्सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी। चूँकि रेजोनेंस के फिनोमेना में डीलोकलाइजेशन होती है तो इस एनर्जी को हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी के ज़रिए हम पता चलाते हैं कि जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है रेजोनेंस के थ्रू, वो कितना स्टेबल है। तो इस एनर्जी से हमें पता चलता है इसकी स्टेबिलिटी का। इसलिए हम इसको रेजोनेंस एनर्जी भी कहते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं। Estimation to find out or estimate the resonance energy. Basically, resonance energy can never be measured. It's only estimated on basis of different experiments. हम इसको मेजर क्यों नहीं कर सकते? इसकी रीज़न ये है कि जो हम हाइब्रिड मॉलिक्यूल लेते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लेते हैं, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। चूँकि स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल हैं तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो भी एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी हमें मालूम होती है, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं उनकी जो एनर्जी है कंपैरिजन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से कि हम एक आर्बिट्रेरी मॉलिक्यूल को चूज़ करते हैं जो एज अ मॉडल हम किसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, कोई मॉडल मॉलिक्यूल जो कि सिमिलर होता है या फिर मिलता जुलता होता है हमारे स्ट्रक्चर से। उस मॉडल मॉलिक्यूल को लेकर हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उसकी एनर्जी एस्टिमेट करके फिर एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी से इसको कंपेयर करते हैं। एक ये मेथड है, और जो मोस्ट कॉमन और जो प्रैक्टिकल मेथड है इसकी एस्टिमेशन के लिए वो है कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस। कंपैरिजन ऑफ heat of hydrogenation. ये सब हम कैसे करते हैं इसको देखने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एज एग्जांपल हम देखेंगे बेंजीन के मॉलिक्यूल को। हम फाइंड आउट करेंगे बेंजीन मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी, और हम हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल एज अ मॉडल जो हम स्ट्रक्चर लेंगे वो हमारे पास होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब हमने हाइपोथेटिकल एक मॉलिक्यूल ले लिया और हमने फाइंड आउट करनी है रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की मॉलिक्यूल की। तो हम इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेजर करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे ये देखने के लिए कि रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे जो है हम मॉलिक्यूल्स की डिटरमाइन कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन एज अ मॉडल लिया था। अगर हम इसमें सिंगल बॉन्ड देखें
और इसकी हम हाइड्रोजनेशन करें, जो हम एज अ मॉडल मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें हमें पता होता है, जो ऑलरेडी मालूम होती है हमें एनर्जी, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी है, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जीज हैं, ये हमें मालूम होती हैं। तो जब जो हम मॉडल मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें हम अपने बॉन्ड्स जो हमारे एक्चुअल मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स होते हैं वैसे ही ऐड करते जाते हैं, फिर इनकी हाइड्रोजनेशन करके हम देख लेते हैं कि हमारा एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, उसी लिहाज से हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो ये हमारे पास साइक्लो हेक्सीन है। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करें तो हाइड्रोजनेशन से हमारे पास साइक्लोहेक्सेन ऑब्टेन होगा, और इसकी एनर्जी जो होगी वो होगी 119.5 किलो जाउल पर मोल। ये एक बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन एनर्जी है। अब अगर हम इसमें 2 डबल बॉन्ड लगाएं और 2 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजनेशन करें तो हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जो हम एस्टिमेट करते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए। जो एस्टिमेटेड एनर्जी होगी वो होगी 239.0 किलो जाउल पर मोल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। इसी तरह अगर हम 3 डबल बॉन्ड्स लगाएं तो हमारे पास क्या एनर्जी आनी चाहिए। तो हमारे पास एनर्जी आनी चाहिए डेल्टा हाइड्रोजन इज इक्वल टू -119.5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये होनी चाहिए 358.5 किलो जाउल पर मोल। हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सीन की हमने हाइड्रोजनेशंस की एनर्जीज देख ली, जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई थी एक डबल बॉन्ड की, वो थी 1195 किलो जाउल पर मोल। दूसरी हमारे पास आई थी 239.0 किलो जाउल पर मोल, और तीसरी हमारे पास 3 बॉन्ड्स की आई थी 358.5 किलो जाउल पर मोल। अब ये जो 3 बॉन्ड्स की वैल्यू है, ये हमारे हाइपोथेटिकल या फिर हमारे जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं ये उसकी वैल्यू है। अब हमने देखना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन रिंग, उसकी जो एनर्जी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, वो कितनी आती है, और उसका और इन एनर्जीज का डिफरेंस जो है वो क्या होता है। दिस इज अवर बेंजीन मॉलिक्यूल, and if we hydrogenate this to get cyclohexane, the energy is 208 kilojoule per mole. So this is the energy of benzene molecule, and this is the energy of contributing structure, most stable contributing structure जो बेंजीन का था, ये उसकी वैल्यू है, और ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है। अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या आता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी हम देख लेते हैं। वो हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा 150.5 किलो जाउल पर मोल। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनर्जी जो आएगी, एनर्जी वैल्यू वो 358.5 आएगी, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आई थी वो आई 208.5, और डिफरेंस इन एनर्जी 150.5 है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस से हमें पता चलता है कि जो हम स्टेटमेंट कहते हैं कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल से। इस एनर्जी के डिफरेंस से हमें पता चला कि एक्चुअल मॉलिक्यूल have less energy than hybrid molecule. इस एनर्जी के कम होने की वजह से हमें पता चलता है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो मोर स्टेबल है, एक्चुअल मॉलिक्यूल स्टेबल है देन हाइब्रिड मॉलिक्यूल।
इसी बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं कि एनर्जी डिफरेंस और जो एनर्जी से जो स्टेबिलिटी आती है उसको हम कैसे देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। एनर्जी स्टेबिलिटी कंपैरिजन। जितनी ज़्यादा इक्वल इन एनर्जी होंगे, नियरली इक्वल इन एनर्जी होंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मोर नियरली इक्वल इन एनर्जी contributing structures, the greater the resonance energy। जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी होगी वो पास पास होगी, मींस अगर एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी 200 है और दूसरे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी 205 है या 250 है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। उतनी ज़्यादा जो रेजोनेंस एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल है उतना लेस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, जो हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब ये कि अगर एनर्जी का डिफरेंस दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, पास पास एनर्जी आ रही है, तो हमने जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिया है, जो हाइपोथेटिकल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिया है, इसका मतलब है कि वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इतना वैलिड नहीं है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से उतनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो होगी, रेजोनेंस एनर्जी, वो लो होगी। और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी लो होगी, इसका मतलब है कि जो हमारा जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं, वो उतने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, अच्छे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये एनर्जी का कंपैरिजन है जो आपको समझ में आ गया होगा। हमने रूल्स में पढ़ा था कि जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो इसको भी आप एज अ रूल ले सकते हैं कि जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी जो है वो पास पास होगी, उतनी ज़्यादा जो हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है लेस वैलिड होगा। ये आप माइंड में रख सकते हैं एज अ पॉइंट। और बात रेजोनेंस एनर्जी में कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, जितने ज़्यादा प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होंगे, उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ होगी। रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ as the number of contributing structure इंक्रीज। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। और ये बात भी हमने देख ली कि जितनी कम रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा जो है हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी आएगी। और जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस एक्चुअल मॉलिक्यूल में और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल में आएगा, उतना ज़्यादा जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा, और जो हमारा हाइब्रिड मॉलिक्यूल होगा उतना लेस वैलिड होगा। अब रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ होने से, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होने से रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंस एनर्जीज जैसे कि बेंजीन है, नेफ्थलीन है। हमने बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो देखी है 150.5। उसके बाद नेफ्थलीन की 255.0। उसके बाद एंथ्रासीन की है 350.0। और फिनेंथ्रीन इसकी है 384.5 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे इनके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, उतनी ज़्यादा जो
इनकी एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। बेंजीन के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसके 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं और इसके 5 होते हैं। तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हुए तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, और रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो मीन स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। दिस इज़ नैफ्थलीन, दिस इज़ एंथ्रासीन and phenanthrene is this one. So this is all about this topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।